हेलो दोस्तों, एलयू क्लासेस की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो रिलेशन एंड फंक्शन के इस लेक्चर में आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसके पहले लेक्चर में आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बताया जा रहा था, जिसमें वहां पर आपको 3 क्वेश्चन बताए गए थे। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में उसी के आगे यानी कि पहले नंबर का जो चौथा क्वेश्चन है वो यहाँ पर बताऊंगा। तो अब ध्यान दीजिए, इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r, ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया है संबंध की r बराबर, इसमें लिखा है यहाँ पर कि x, y सच दैट, इसके बाद आगे लिखा है कि x माइनस y जो है एक पूर्णांक है। पूर्णांक यानी कि आप बोल सकते हैं इंटीजर है। ये आपको यहाँ पर संबंध दिया गया है इसमें। तो इसमें आपको ये पता ही है कि इसमें आपको ये ज्ञात करना है कि ये संबंध जो दिया गया है ये स्वातुल्य, सममित और संक्रामक है या नहीं। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो दिया गया है कि समुच्चय z में जो संबंध r है, ध्यान दीजिए ये संबंध r जो है दो अवयव यानी कि x और y से मिलकर बना है। और आपको ये बताया गया कि यहाँ पर जो x माइनस y यानी कि इन दोनों अवयवों का जो अंतर है वो एक पूर्णांक है, यानी कि एक इंटीजर है। यानी कि अगर कोई पूर्णांक है तो फिर वो संबंध R में उपस्थित होगा, अन्यथा वो संबंध R में उपस्थित नहीं होगा। तो अब इसके लिए ध्यान दीजिए, यहां पर आप लिखेंगे प्रत्येक x बिलोंग टू z, क्योंकि z आपको बताया गया ये एक सेट यानी कि समुच्चय था। तो यहां पर अगर प्रत्येक x जो है वो z से लिया गया है, तो अब ध्यान दीजिए z के लिए, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर x जो है इस z से लिया गया है तो ध्यान दीजिए x माइनस एक्स बराबर 0। अब यहाँ पर ध्यान देना है, ये x जो है इस समुच्चय से लिया गया यानी कि z में उपस्थित है। और इसके लिए ध्यान दीजिए x माइनस एक्स, अगर हम लोग x माइनस एक्स करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि आपको बताया गया यहाँ पर कि इन दोनों अवयवों का जो अंतर होगा वो एक पूर्णांक होगा। तो अब ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर x इसमें उपस्थित है तो प्रत्येक x के लिए ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है x माइनस एक्स बराबर क्या आएगा, 0। और 0 जो होता है वो एक पूर्णांक होता है, यानी कि आप बता सकते हैं यहाँ पर कि ये जो है एक पूर्णांक है, क्योंकि 0 जो है एक इंटीजर होता है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर यही बताया गया था कि इस संबंध R में जो अवयव दिए गए हैं उनका अंतर क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर x माइनस एक्स का अंतर क्या आ रहा है, 0, यानी कि इन दोनों को घटाने पर इसका मान क्या आ रहा है, 0। इसका मतलब फिर ये दोनों अवयव यहाँ पर संबंध R में उपस्थित होंगे। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर कि x, x बिलोंग टू R, क्योंकि इन दोनों का अंतर 0 है और वो 0 जो है एक पूर्णांक है। और आपको यही बताया गया कि अगर एक पूर्णांक है तो वो इस संबंध R में उपस्थित होगा। तो यहाँ पर इन दोनों का अंतर 0 आ रहा था जो कि एक पूर्णांक है, इसलिए यहाँ पर x, x बिलोंग टू R। और यहाँ पर अगर x, x जो है इस R में उपस्थित है तो इसका मतलब आप बता सकते हैं यहाँ पर कि R जो है ये स्वातुल्य है, स्वातुल्य है। और अगर आपने इसके पहले का बेसिक वीडियो नहीं देखा है तो उससे जरूर देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप नियमों को नहीं समझेंगे तब तक आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में नहीं आएगी। तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। तो अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर आपको दूसरी कंडीशन में इसको सिद्ध करना है सममित। तो सममित के लिए ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर मान लीजिए कि माना, ध्यान दीजिए x, y बिलोंग टू R, यानी कि ये मान लिया गया है कि जो x, y है इस R में उपस्थित है। तो अगर ये R में उपस्थित है तो इसका मतलब आप बता सकते हैं यहाँ पर x माइनस वाई जो है एक इंटीजर यानी कि पूर्णांक है। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको संबंध में पहले ही बताया गया यहाँ पर कि ये संबंध जो है इन दो अवयवों से बना है और इन दोनों अवयवों का अंतर जो होगा क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। तो अब ध्यान दीजिए, ये पहले ही मान लिया गया कि x, y जो है इस R में उपस्थित है। अगर ये दोनों यहाँ पर R में उपस्थित है तो इसका मतलब इन दोनों का अंतर यहाँ पर क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। तो अब ध्यान दीजिए, अगर x माइनस वाई एक पूर्णांक है तो अगर इसमें हम लोग माइनस कॉमन ले लें तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यानी कि y माइनस एक्स भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा, एक पूर्णांक है, क्योंकि इसमें हम लोगों ने माइनस कॉमन ले लिया तो ये एक पूर्णांक होगा। अब ध्यान दीजिए, अगर यहाँ से हम लोग माइनस हटा दें यानी कि y माइनस एक्स लिखें तो ये पूर्णांक होगा या नहीं। अब आपको ये ध्यान देना है, तो y माइनस एक्स जो है ये भी एक पूर्णांक होगा, यानी कि आप बता सकते हैं कि जो कि एक पूर्णांक है।
अब ध्यान दीजिए इसे कैसे पहचानेंगे आप, जैसे कि आपको ये बताया गया कि x माइनस वाई जो है एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक के लिए ध्यान दीजिए मान लीजिए आपको ये बता दिया जाए कि x का मान 5 है और y का मान 2 है, तो अगर आप x माइनस वाई करेंगे तो इसका मान 5 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब 3 आया तो पूर्णांक था। तो अगर आप यहां से y माइनस एक्स ज्ञात करते तो इसका मान कितना आएगा फिर -3। ध्यान दीजिए यहां पर x माइनस वाई 3 आया था जो कि एक पूर्णांक था, अगर आप y माइनस एक्स ज्ञात करेंगे तो ये कितना आएगा -3, ये भी यहां पर पूर्णांक है, बस फर्क कितना है कि एक धन पूर्णांक है और दूसरा ऋण पूर्णांक है। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि अगर x माइनस वाई पूर्णांक है तो इसका मतलब y माइनस एक्स भी एक पूर्णांक होगा, केवल चिन्ह में परिवर्तन होगा, वो वहां पर धन पूर्णांक था और ये ऋण पूर्णांक होगा। तो अब ध्यान दीजिए अगर ये यहाँ पर y माइनस एक्स पूर्णांक है और y माइनस एक्स अगर पूर्णांक है तो इसका मतलब y कॉमा एक्स जो है ये यहाँ पर फिर r में उपस्थित होगा, यानी कि आप बता सकते हैं कि y कॉमा एक्स बिलोंग टू r, क्योंकि ये एक पूर्णांक यानी कि एक इंटीजर है और अगर ये एक पूर्णांक है तो इसका मतलब फिर संबंध r में जो है उपस्थित होगा। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आपने माना था कि x कॉमा वाई जो है ये संबंध r में उपस्थित है और अब यहाँ पर क्या है कि y माइनस एक्स भी संबंध r में उपस्थित है, तो यहाँ पर x माइनस वाई भी संबंध r में है और y माइनस एक्स भी संबंध r में। इसका मतलब आप बता सकते हैं कि इसलिए r जो है सममित है। तो यहाँ पर r जो है स्वातुल्य हो गया और इसके बाद सममित हो गया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यदि x कॉमा वाई बिलोंग टू r, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर x कॉमा वाई जो है बिलोंग टू r, यानी कि x कॉमा वाई जो है ये r में है। इसके अलावा यहाँ पर ध्यान दीजिए y कॉमा जेड बिलोंग टू r, यानी कि ये बताया गया कि जो x कॉमा वाई है ये r में उपस्थित है। इसके अलावा y कॉमा जेड जो है ये भी r में उपस्थित है। अब r में उपस्थित है तो इसका मतलब फिर x माइनस वाई और इसके अलावा y माइनस जेड एक पूर्णांक है। अब ध्यान दीजिए यही बताया गया था कि इस संबंध r में वही क्रमित युग्म उपस्थित होंगे जिनके अवयवों का अंतर क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। तो यहाँ पर ये बता दिया गया कि ये r में उपस्थित है और ये भी r में उपस्थित है, तो इसका मतलब फिर x माइनस वाई और इसके अलावा y माइनस जेड एक पूर्णांक है, क्योंकि ये r में उपस्थित है, क्योंकि r में वही अवयव उपस्थित होंगे जो कि पूर्णांक होंगे। तो ये बता दिया गया कि ये उपस्थित है तो इसलिए यहाँ पर ये जो है पूर्णांक है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर x माइनस वाई उपस्थित है और y माइनस जेड भी इस r में है, तो इसका मतलब अब उसमें x और z ये भी होना चाहिए। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आप पहले ज्ञात कीजिए कि x माइनस जेड जो है ये यहाँ पर इंटीजर यानी कि पूर्णांक है कि नहीं। तो अब इसके लिए ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया x माइनस जेड, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये x और इसके बाद माइनस जेड, तो इसमें यहाँ पर जो हम लोग एक y घटा देते हैं और एक y को जोड़ देते हैं। ध्यान दीजिए माइनस वाई और प्लस वाई कर दिया गया। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये x माइनस वाई और ये यहाँ पर y माइनस जेड, ध्यान दीजिए इसके बारे में पहले ही बताया गया कि x माइनस वाई और y माइनस जेड जो है पूर्णांक है, और अगर ये दोनों पूर्णांक है तो इन दोनों का योग भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर कि जो कि पूर्णांक है, इसका मतलब x माइनस जेड जो है वो क्या है, पूर्णांक है। और अगर ये पूर्णांक है तो इसका मतलब आप बता सकते हैं यहाँ पर कि x कॉमा जेड बिलोंग्स टू r, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसमें फॉर ऑल, ध्यान दीजिए x कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू z, यानी कि x y z जो है इस समुच्चय z में उपस्थित होंगे। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर x कॉमा वाई जो है r में उपस्थित है, y कॉमा z इस r में उपस्थित है और इसके अलावा फिर इसमें x कॉमा z भी r में उपस्थित है। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर कि इसलिए r जो है संक्रामक है, इस प्रकार से। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो संबंध दिया गया था ये स्वातुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। तो आप इसमें लिखेंगे यहाँ पर कि अतः संबंध R स्वातुल्य कामा सममित और संक्रामक है। तो इस प्रकार से आप इसे सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए इसी का क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा है कि किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध R। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर यह बताया जा रहा है किसी विशेष समय पर जो किसी नगर के निवासियों का समुच्चय यहाँ पर दिया गया है, यानी कि आपको एक नगर के निवासियों का यहाँ पर पूरा समुच्चय दिया गया है और उसमें यहाँ पर संबंध दिए गए हैं। ध्यान दीजिए इसमें टोटल
5 संबंध दिए गए हैं और इनके बारे में आपको यहाँ पर बताना है कि संबंध जो दिए गए ये स्वातुल्य, संक्रामक और सममित हैं या नहीं। तो यहाँ पर जो है मैं एक संबंध आपको सॉल्व करके बताऊंगा, बाकी के 4 संबंध आप लोग स्वयं सॉल्व करेंगे। अगर कोई समस्या आएगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो जैसे कि ध्यान दीजिए यहाँ पर जो पहला संबंध दिया गया है इसमें r बराबर, ध्यान दीजिए इसमें लिखा है कि x, y, फिर इसके बाद दिया है आगे सच दैट x तथा y यहाँ पर लिखा है एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो यहाँ पर ये जो संबंध दिया गया इसमें ये बताया गया कि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो आप इसको जो है अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि इसके बाद के जो 4 संबंध है वो आप लोग स्वयं सॉल्व करेंगे। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये जो संबंध आर दिया गया है इसमें ये x, y उपस्थित है, यानी कि नगर के निवासियों का समुच्चय है। तो यहाँ पर x और y के बारे में बताया गया कि जो x और y है वो एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, यानी कि इस R में जो दिए गए हैं वो एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर आप लिखना चाहें तो आप बता सकते हैं इसके अनुसार। ध्यान दीजिए x, ध्यान दीजिए x, बिलोंग टू R। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये जो x है ये R में तब उपस्थित होगा, आप बता सकते हैं कि क्योंकि x तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब यहां पर ये पॉइंट आपको समझना है, यानी कि x जो है ये R में तब उपस्थित होगा जब x तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो वही यहां पर आपको बताया गया था कि x तथा y जो है वो एक ही स्थान पर कार्य करते थे, ये संबंध था। और इसमें दिया गया था x, y, और यहां पर अब आपको बताया गया कि x तथा x जो है एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा x, बिलोंग टू R। तो अब अगर x यहां पर R में उपस्थित है, ध्यान दीजिए x जो है इस R में उपस्थित है, तो इसका मतलब आप बता सकते हैं यहां पर कि इसलिए R जो है ये स्वातुल्य है, यानी कि R जो है ये फिर स्वातुल्य हो जाएगा। अब इसके बाद सममित के लिए ध्यान दीजिए यहाँ पर कि यदि x, y बिलोंग टू R, ध्यान दीजिए x, y बिलोंग टू R, यानी कि अगर x, y इस R में है तो इसका मतलब आप बता सकते हैं यहाँ पर कि x और y जो है एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, क्योंकि आपको यह बताया गया कि x, y जो है इस R में उपस्थित है। अगर इस संबंध R में है तो इसका मतलब ये दोनों जो है एक ही स्थान पर कार्य करेंगे। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए अगर x और y जो है एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं तो इसका मतलब y और x भी तो एक ही स्थान पर कार्य करेंगे, यानी कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि y और x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। यहां पर आपको ध्यान देना है क्योंकि आपको ये बताया गया कि x और y जो है वो एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं। तो जब x और y एक ही स्थान पर है तो इसका मतलब y और x भी एक ही स्थान पर होंगे। तो वही यहां पर लिखा गया कि y और x जो है एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो अगर y और x जो है एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तो इसका मतलब y, x बिलोंग टू R। अब यहां पर ध्यान दीजिए x, y इस R में है और y, x भी इस संबंध R में है, तो इसका मतलब आप बता सकते हैं यहाँ पर कि इसलिए R जो है सममित है, यानी कि R जो है ये सममित है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अब तीसरी कंडीशन के लिए यहाँ पर हम लोग मान लेंगे कि माना x, y बिलोंग टू R, और इसके अलावा ध्यान दीजिए y, z बिलोंग टू R। ये माना गया है कि जो x, y है इस संबंध R में उपस्थित है, इसके अलावा y, z जो है ये भी इस संबंध R में उपस्थित है। तो अगर R में उपस्थित हैं तो इसका मतलब x और y जो है एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो यहाँ पर y और z भी जो है एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि इसका मतलब यहाँ पर है कि x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तथा दूसरा यहाँ पर बताएंगे कि y और z एक ही स्थान पर
कार्य करते हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिए, आपको यह बताया जा रहा है कि x और y जो है एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ध्यान दीजिए, x और y दोनों एक साथ कार्य कर रहे हैं, और यहां पर फिर बताया जा रहा है कि y और z एक साथ कार्य कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, x के साथ कौन कार्य कर रहा था? y, यानी कि x और y साथ में कार्य कर रहे थे। और इसके अलावा बताया गया कि y और z भी एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, यानी कि ये दोनों एक ही स्थान पर हैं और y और z भी एक ही स्थान पर हैं। तो इसका मतलब फिर आप बता सकते हैं यहां पर कि x और z, ध्यान दीजिए, x और y एक ही स्थान पर थे, फिर आपको बताया गया कि y और z भी एक ही स्थान पर हैं। तो इसका मतलब फिर x और z भी एक ही स्थान पर होंगे कि नहीं? तो आप बताएंगे कि x और z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। और अगर x और y z जो है एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहां पर आप बता सकते हैं कि x, z बिलोंग टू R। और अब ध्यान दीजिए, यहां पर ये कंडीशन संक्रमक की हो गई। संक्रमक में यही बताया गया कि अगर x, y R में है, इसके अलावा y, z R में है, तो वहां पर x, z भी R में होना चाहिए, जो कि यहां पर है। तो आप बता सकते हैं यहां पर कि इसलिए R संक्रमक है। तो अब ध्यान दीजिए, यहां पर ये जो संबंध आया है, ये स्वातुल्य भी है, सममित भी है और संक्रमक भी है। तो आप यहां पर बता सकते हैं कि अतः संबंध R जो है स्वातुल्य, सममित और संक्रमक है। और आपको यह भी बताया गया कि अगर कोई संबंध स्वातुल्य है, सममित है, इसके अलावा संक्रमक है, तो इसका मतलब वो जो है तुल्यता संबंध है। तो यहां पर जो है ये तुल्यता संबंध हो जाएगा। अब इसके जो 4 पॉइंट और दिए गए हैं, अब आप लोग उन्हें स्वयं हल करेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में, ध्यान दीजिए यहाँ पर जो संबंध दिया गया है R, यहाँ पर दिया गया है A, B, इतना दिया गया है। यहाँ पर कॉलन A इज लेस देन R इक्वल टू B स्क्वायर, इतना दिया गया है। और फिर आगे यहाँ पर दिया गया द्वारा परिभाषित संबंध R जो है ना तो स्वातुल्य है और ना ही सममित है और ना ही जो है यहाँ पर संक्रामक है। और यहाँ पर आपको बताया गया कि R जो समुच्चय दिया गया है ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो आप कंडीशन आपको याद ही है, एक बार बता दी गई है। सबसे पहले हम लोग सिद्ध करते हैं इसमें स्वातुल्य। तो स्वातुल्य के लिए ध्यान दीजिए कंडीशन क्या बताई गई थी कि A, बिलोंग टू R, फॉर ऑल A जो है बिलोंग टू A, यानी कि सेट A में ये होना चाहिए। इसके अलावा दूसरी कंडीशन आपको बताई गई है सममित की, जिसमें आपको ये बताया गया कि अगर A, B बिलोंग टू R, यानी कि अगर A, B R में उपस्थित है, तो वहां पर जो है फिर B, A जो है ये भी R में होना चाहिए। यहाँ पर आप बता सकते हैं कि फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू A, ये सममित में आपको बताया गया है। और तीसरा आपको बताया गया है संक्रामक, जिसमें आपको यहाँ पर बताया गया है, ध्यान दीजिए संक्रामक के लिए, कि अगर A, B बिलोंग टू R और इसके अलावा B, C बिलोंग टू R, तो वहां पर जो है फिर A, C बिलोंग टू R होना चाहिए। यहाँ पर आप बता सकते हैं कि A, B, C जो है बिलोंग टू A, ये तीनों कंडीशन आपको बताई जा चुकी हैं। तो इसी के अनुसार अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको बताया गया कि जो समुच्चय है वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो पहली कंडीशन के अनुसार ध्यान दीजिए, यहाँ पर A, A, तो जैसे कि मान लो यहाँ पर ले लिया जाए 2, 2। अब अगर ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लोगों ने लिया 2, 2 बिलोंग टू R, यानी कि ये अगर इस R में उपस्थित है, तो इस कंडीशन के अनुसार ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर इसका मान रखेंगे तो 2, इसके बाद B की जगह पे जब ये रखेंगे तो 2 का स्क्वायर इज लेस देन। तो अब ध्यान दीजिए इस नियम के अनुसार ये कंडीशन इसकी सही है, यानी कि 2 जो है इस 2 के स्क्वायर से छोटा है। लेकिन अगर यहाँ पर मान लो ये दिया होता 1/2 और 1/2, तो ध्यान दीजिए 1/2, 1/2, तो अब ध्यान दीजिए इसकी जगह पे अगर लिखेंगे 1/2 और B की जगह पे ये दूसरा वाला लिखेंगे तो 1/2 का होल स्क्वायर।
तो इसका मतलब अगर इसका वर्ग करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा, और जब ये 1/4 हो जाएगा तो फिर 1/2 से छोटा हो जाएगा, क्योंकि ये आधा दिया गया है और ये 1/4 का मतलब फिर चौथाई हो जाएगा, तो वो जो है इससे कम हो जाएगा। तो फिर इसके अनुसार कंडीशन गलत हो गई, क्योंकि a यहाँ पर छोटा है b स्क्वायर से, लेकिन इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर फिर a बड़ा हो जाएगा। यानी कि आप बता सकते हैं यहाँ पर कि 1/2, 1/2 डज नॉट बिलोंग टू r, यानी कि फिर ये r में उपस्थित नहीं है। और क्यों नहीं उपस्थित है ये भी आप बता सकते हैं, क्योंकि 1/2 इज ग्रेटर देन 1/2 स्क्वायर, इसलिए यहाँ पर 1/2 जो है ये डज नॉट बिलोंग टू आर, यानी कि ये आर में उपस्थित नहीं है। और स्वातुल्य के लिए बताया गया कि a, जो है ये आर में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो है ये आर में नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर आप बता सकते हैं कि इसलिए आर जो है स्वातुल्य नहीं है। इस प्रकार से इतना हो गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए दूसरी कंडीशन, अब आपको सिद्ध करना है यहाँ पर सममित के लिए, यानी कि सममित है या नहीं। तो अब सममित के लिए कंडीशन बताएगी कि अगर a, b है कहीं पर r में, तो वहां पर b, a भी होना चाहिए। तो इसी प्रकार आप ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहाँ पर हम लोग संख्याएं ले लेते हैं 1, 3 बिलोंग टू r, क्योंकि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, इसलिए यहाँ पर हम लोग 1, 3 ले सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिए 1, 3 जो है इस r में उपस्थित है, और क्यों उपस्थित है इसके लिए ध्यान दीजिए 1 का मतलब यहाँ पर a से है, तो ये 1 है। इसके बाद ध्यान दीजिए लेस देन, यहाँ पर b की जगह पे जब 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 3 त्रिक का 9, जो कि यहाँ पर 1 से बड़ा है। तो इसका मतलब ये यहाँ पर r में उपस्थित है, क्योंकि ये कंडीशन जो है इसके लिए सही है। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए हम लोगों ने 1, 3 r में उपस्थित है, क्योंकि 1 जो है इससे छोटा है। लेकिन अब ध्यान दीजिए अगर यहाँ पर हम लोग 3, 1 लेते तो 3 जो होता वो 1 स्क्वायर से क्या छोटा होगा, यानी कि आप बता सकते हैं कि 3 जो है 1 स्क्वायर से छोटा नहीं है। यहां पर आप ध्यान दीजिए 3 जो है अगर इसका हम लोग वर्ग करेंगे तो भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो अगर a का मान हम लोग 3 लेते हैं और b का मान 1 लेते हैं और इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो फिर यहाँ पर 3 जो है 1 से छोटा नहीं होगा, तो फिर ये कंडीशन जो है यहाँ पर सही नहीं होगी। तो इसका मतलब आप बता सकते हैं यहाँ पर कि 3, 1 जो है डज नॉट बिलोंग टू r, यानी कि 1, 3 आपने माना कि r में उपस्थित है, लेकिन जब चेक किया गया तो वहां पर ये पता चला कि जो 3, 1 है ये डज नॉट बिलोंग टू r, यानी कि r में उपस्थित नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो है इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कि इस संबंध का पालन नहीं कर रहा है। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर कि r जो है सममित नहीं है। तो ये इस प्रकार से हो गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए संक्रमक के लिए क्या कंडीशन है कि अगर a, b r में है, यानी कि a, b बिलोंग टू r, इसके अलावा b, c बिलोंग टू r, तो वहां पर a, c भी जो है उस r में होना चाहिए। तो इसके लिए ध्यान दीजिए यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग मान लेंगे कि ध्यान दीजिए यहाँ पर आप लिखेंगे 3, 2 बिलोंग टू r, और इसके अलावा यहाँ पर मान लीजिए कि 2, ध्यान दीजिए 3/2 बिलोंग टू r, यानी कि ये मान लिया गया कि 3, 2 जो है इस r में उपस्थित है। इसके अलावा 2, 3/2 भी r में उपस्थित है। क्यों उपस्थित है इसके लिए ध्यान दीजिए आप यहाँ पर आप बताएंगे, क्योंकि इस कंडीशन के अनुसार ध्यान दीजिए a यहाँ पर कितना है 3, इसके बाद ध्यान दीजिए छोटा है b स्क्वायर से, b स्क्वायर का मतलब 2 स्क्वायर से, अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4, 4 से छोटा है 3, तो इसका मतलब ये जो है r में उपस्थित है। इसी प्रकार ध्यान दीजिए अगला वाला जब चेक करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये आपका a हुआ, यानी कि 2, इसके बाद छोटा है 3/2 का स्क्वायर, 3/2 का मतलब होता है 1.5, अगर इसका आप वर्क करेंगे तो ये आएगा 2.25। तो अब ध्यान दीजिए 2 यहाँ पर 2.25 से छोटा है, इसका मतलब ये भी कंडीशन सही है। तो ये दोनों यहाँ पर r में उपस्थित हैं। लेकिन अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि 3/2 भी उपस्थित होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए अगर 3 लिखेंगे यहाँ पर हम लोग a की जगह पे 3, इसके बाद ध्यान दीजिए इसका वर्ग करेंगे तो 3/2 का होल स्क्वायर, और इसका वर्ग अभी आपको बताया गया 2.25। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये 3 जो है इससे बड़ा है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 3 जो है वो 2.25 से बड़ा हो गया, तो ये संबंध यहाँ पर जो है लागू नहीं हो रहा है। यानी कि इसके अनुसार आप बता सकते हैं कि 3/2 डज नॉट बिलोंग टू r, यानी कि 3/2 जो है r में उपस्थित नहीं है। तो अब ध्यान दीजिए 3, 2 था,
2,3/2 भी था, लेकिन 3,3/2 जो है ये R में उपस्थित नहीं है। यानी कि आप बता सकते हैं कि R जो है ये संक्रामक नहीं है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो संबंध R था ये ना तो स्वातुल्य है, ना ही सममित है और ना ही संक्रामक है। तो अब आप यहाँ पर अगर लिखना चाहें तो आप इसमें लिख सकते हैं कि अतः R ना तो स्वातुल्य है, ना तो सममित है और ना ही संक्रामक है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें यहाँ पर दिया गया है कि जांच कीजिए कि क्या समुच्चय, यानी कि आपको समुच्चय यहाँ पर दिया गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये यहाँ पर आपको एक समुच्चय दिया गया है और इसमें यहाँ पर संबंध दिया गया है कि R बराबर A, B इतना दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है सच दैट, इसके बाद B बराबर A+1, ये यहाँ पर संबंध दिया गया है, लिखा है आगे द्वारा परिभाषित संबंध स्वातुल्य, सममित या संक्रामक है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें ये संबंध जो है आपको ये सिद्ध करना है कि क्या ये संक्रामक है और आपको ये एक समुच्चय यानी कि सेट दिया गया है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर सबसे पहले संबंध R। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो संबंध R होता है वो इसी समुच्चय से लिया जाता है। तो ध्यान दीजिए A, B, तो अगर A का मान यहाँ से हम लोग सबसे छोटी संख्या यानी कि 1 लें, तो A का मान कितना लिया गया 1। तो अब ध्यान दीजिए अगर A का मान यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 + 1 मिलकर कितना हो जाएगा 2, यानी कि B का मान फिर कितना आएगा 2। इसी प्रकार ध्यान दीजिए A का मान हम लोग लेंगे 2, तो अब ध्यान दीजिए 2 + 1 यानी कि B का मान फिर कितना आ जाएगा 3। इसके बाद हम लोग यहाँ पर A का मान लेंगे 3, तो इसका मतलब 3 + 1 मिलकर B का मान कितना हो जाएगा 4। इसके बाद ध्यान दीजिए अब यहाँ पर हम लोग A का मान लेंगे 4, इसका मतलब B का मान फिर आ जाएगा 5। फिर यहाँ पर हम लोग A का मान लेंगे 5, तो B का मान यहाँ पर आ जाएगा 6, और फिर यहाँ पर A का मान 6 लिया जाएगा तो B का मान 6 + 1 यानी कि 7 आ जाएगा। तो ये यहाँ पर हो गया संबंध। अब ये संबंध आपको बताना है कि स्वातुल्य, सममित और संक्रामक है। और ध्यान दीजिए यहाँ पर स्वातुल्य के लिए कंडीशन आपको पता है कि A, बिलोंग टू R होना चाहिए, जो कि A यहाँ पर है वो समुच्चय से लिया गया। तो इसी प्रकार ध्यान दीजिए समुच्चय में 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिया गया, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है इस R में ना तो 1, 1 है कहीं पर, ना ही 2, 2 है, इसके अलावा ना ही 3, 3 है, 4, 4 भी नहीं है, 5, 5 भी नहीं है और 6, 6 भी नहीं है, यानी कि कोई भी यहाँ पर जो है इस R में उपस्थित नहीं है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं डज नॉट बिलोंग टू R, यानी कि ये R में उपस्थित नहीं है। और आपको ये बताया गया कि अगर कोई एक भी उपस्थित नहीं है तो वो फिर वहां पर स्वातुल्य नहीं हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर आप बता सकते हैं कि इसलिए R जो है स्वातुल्य नहीं है। इस प्रकार से इतना हुआ। अब इसके बाद ध्यान दीजिए सममित के लिए कंडीशन क्या है कि अगर A, B R में है तो B, A भी R में होना चाहिए। तो अब यहाँ पर दूसरी कंडीशन में ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए 1, 2 बिलोंग टू R, यानी कि 1, 2 इस R में है, लेकिन ध्यान दीजिए इसमें 2, R कहीं भी नहीं है, यानी कि आप बता सकते हैं यहाँ पर कि लेकिन 2, 1 डज नॉट बिलोंग टू R, यानी कि 2, 1 इस R में नहीं है और 1, 2 यहाँ पर R में है। तो अब यहाँ पर आप बता सकते हैं कि R जो है ये सममित नहीं है, सममित नहीं है, इस प्रकार से बता सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए संक्रामक के लिए आपको बताया गया कि A, B R में है, इसके अलावा B, C R में है, तो A, C भी होना चाहिए। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें यहाँ पर ध्यान दीजिए 1, 2 है, 1, 2 बिलोंग टू R, इसके अलावा ध्यान दीजिए 2, 3 बिलोंग टू R। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 1, 2 R में है, 2, 3 भी R में है, इसका मतलब अब यहाँ पर 1, 3 भी R में होना चाहिए। तो अब ध्यान दीजिए इसमें कहीं भी 1, 3 नहीं है, यानी कि आप बता सकते हैं यहाँ पर कि लेकिन 1, 3 डज नॉट बिलोंग टू R। तो ये अगर R में नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो है संक्रामक नहीं है, यानी कि आप बता सकते हैं कि इसलिए R जो है ये संक्रामक नहीं है।
तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो संबंध दिया गया था ये ना तो स्वातुल्य है, ना ही सम्मित है और ना ही संक्रामक है। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे इसमें कि अतः संबंध R जो है ना तो स्वातुल्य है, ना तो सम्मित है और ना ही संक्रामक है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बाकी के क्वेश्चन मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।